रुक करेंगे खबरों का। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं की मौजूदगी में बांग्ला भाषी में शपथ ली है। उनके साथ दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, उसके अलावा खुदी राम टुडू और निशीत प्रामाणिक ने भी शपथ ली है। इसके साथ ही सबसे बड़ी तस्वीर भी सामने आई जब प्रधानमंत्री मोदी खुद बंगाल की जनता को दंडवत प्रणाम करते हुए नजर आए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पूरे देश में इसकी चर्चा है। हर राज्य में ये बीजेपी की सबसे बड़ी जीत चर्चाओं में है। वह इस बात का भी जिक्र किया गया है कि अब बंगाल में कानून व्यवस्था की सूरत बदलेगी। इस मुद्दे पर यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह से खास बातचीत हुई है, आप भी सुनिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी इस समय हमारे साथ हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से भाजपा की सरकार बनी है और अभी सरकार बनने से पहले जो वहाँ के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी हैं उनके पीए की हत्या की गई है, तो कानून व्यवस्था को पटरी पर लाना किस तरह से चुनौती रहेगी वहाँ के सरकार के लिए? 49 साल का कूड़ा एक दिन में समाप्त नहीं हो सकता है। 1977 से बंगाल की कानून व्यवस्था में गिरावट आई। ओवरनाइट कुछ नहीं होता है, लेकिन परिवर्तन साफ दिख रहा है। जिस तरीके से बीन बीन करके आतताई और अपराधी पकड़े जा रहे हैं, मेरा परामर्श होगा मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल को प्रत्येक थाने के टॉप 10 और प्रत्येक जिले के टॉप 100 अपराधियों को चिन्हित करें, यूएपीए एनएसए में करें उनको नज़रबंद। और पश्चिम बंगाल की जेलों में स्थान न हो तो उत्तर प्रदेश में हमारे कुछ जेल ऐसे ही हैं जो शातिर अपराधियों के लिए बनाए गए हैं। एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, डासना, नैनी आदि वहाँ पर दें। कुछ दिन तरह उनकी सेवा उत्तर प्रदेश का जेल स्टाफ कर ले और निर्भीक होकर के जो बेशकीमती संपत्ति आतताइयों ने, पता नहीं टीएमसी के गुंडों ने की है, उसके ऊपर कहर बन के टूट पड़े। बुलडोजर कम पड़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश से मंगा लें, लेकिन बिना दंड के राज्याधिकार नहीं चलता है। और ये जिस हत्या की बात कर रहे हैं, इसमें प्रबल संभावना है कि बांग्लादेश और नेपाल के भी तत्व आ सकते हैं। क्या तत्व कोई भी हो, उनको बीन बीन करके ले आएं। हमारी रॉ, हमारी पुलिस सक्षम है इसके लिए। सर, आज नई सरकार का वहाँ पे गठन हो रहा है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सभी लोग मौजूद है, क्या कहेंगे? उनको सबसे पहले शुभकामनाएं। ये अवसर वहाँ की महान जनता ने दिया है। पश्चिम बंगाल देश है रामकृष्ण परमहंस का, स्वामी विवेकानंद का, अरविंदो जी का, परमहंस योगानंद का। और वहाँ पर बेलूर मठ और तमाम माँ काली अब कुर्बानी मांग रही है। जिन लोगों ने पश्चिम बंगाल की महान जनता को बंधक बनाया, उनकी कुर्बानी का समय आ गया है। तो ये यूपी के पूर्व डीजीपी थे जिन्होंने बताया कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में जो नई सरकार बनी है उन्हें कानून का राज कायम करने के लिए क्या करना चाहिए। इसके साथ ही साथ उन्होंने नई सरकार को बधाई भी दी। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मनीष पालीवाल, इंडिया सुपरफास्ट, लखनऊ। वहीं यूपी सरकार में शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने भी पश्चिम बंगाल में सरकार बनने पर बयान दिया, आप भी सुनिए। बंगाल नए युग में प्रवेश कर रहा है, बल्कि मैं अगर दूसरे शब्दों में कहना चाहूँ कि अंग्रेज आए थे, बंगाल की खाड़ी से होते हुए दिल्ली पहुँचे थे। हमने दिल्ली से काले अंग्रेजों को खदेड़ते खदेड़ते बंगाल की खाड़ी में डुबो दिया। जिन्होंने अंग्रेजियत नहीं भूले थे और भले ही वो हिंदुस्तानी हो, लेकिन अब ऐसे लोग चले गए। अब इस संस्कृति को जिंदा रखने वाली सरकारें पूरे देश में आ चुकी हैं, परचम लहरा रहा है। जहाँ नहीं आई हैं वहाँ भी आई हैं। देखिए, मैं आपके माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूँ, पूछिए जरा अखिलेश यादव और राहुल गांधी से। जो लोग संविधान की किताबियाँ लेके घूमते थे, संविधान की बात करते थे, क्या ममता ने जब इस्तीफा ना देने की घोषणा की और जिद पे अड़ी रही, क्या ये संवैधानिक कृत्य था उनका? इसका क्यों नहीं उन्होंने विरोध किया? उनको या तो विरोध करें या समर्थन करें, जिससे उनके चेहरे सामने आ सके जनता के। और मौन रहना कोई ज़रूरी नहीं, ये कोई आवश्यक नहीं था। इसका मतलब मौन भी ये माना जाता आदि स्वीकृति। तो जो संविधान का विरोध कर रहे हैं, संवैधानिक प्रक्रिया में नहीं अपने को ढाल रहे हैं, ऐसे लोगों को तो जनता को त्यागना ही चाहिए। कानून व्यवस्था को पटरी पर लाना चुनौती रहेगी। हाँ, तो वो नहीं चुनौती है, लेकिन जो ऐसा होता है कि धमक भी होती है, हनक भी होती है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार की धमक और हनक आधी गुंडागर्दी खत्म कर देगी और ऐसे कृत्य अब दोबारा नहीं हो पाएंगे।
समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक होने का दावा करने वाले नेता मंच से उतरते ही अपनी पार्टी की अंदरूनी खींचतान पर घिर गए हैं। रामगंगा विहार स्थित एक बैंक्वेट हॉल में आयोजित कार्यक्रम में जो पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी उस समय नाराज होकर कार्यक्रम छोड़कर चले गए जब समर्थकों ने उनके सामने 2027 के विधानसभा चुनाव में मुरादाबाद सीट से सलीम अख्तर को टिकट दिलाने की मांग रखी। रतनपुर कला में प्रस्तावित पीडीएफ महापंचायत को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने पार्टी में किसी भी तरह के मतभेद से इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि सपा में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं। उत्तराखंड के चंपावत में पिछले कुछ दिनों से चर्चा का विषय बना 16 वर्षीय किशोरी से कथित सामूहिक दुष्कर्म का मामला पूरी तरह से झूठा और मनगढ़ंत निकला। पुलिस की सघन जांच और अदालत में पीड़िता के दिए गए बयानों के बाद इस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया। इस खुलासे के बाद उन राजनीतिक दलों का बड़ा झटका लगा है जो संवेदनशील मुद्दों पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। अब इस मामले में नाबालिग लड़की का भी बयान सामने आया है। जो सुबह 3 लोगों के दुष्कर्म के आरोप में यहाँ लाई थी और मैं ये सच कहना चाहती कि उन तीनों ने मेरे साथ कुछ नहीं किया था। और विनोद रावत मेरा दोस्त था। विनोद रावत और नवीन रावत को मैं जानती भी नहीं थी, इसलिए उन तीनों ने मेरे साथ कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं किया से। और मैं विनोद रावत मेरे दोस्त था, जिसे शादी में बुलाया गया था और शादी में मैं गई थी, मेरी दोस्ती की शादी में थी और वो वहाँ आया था और मैं भी गई थी, लेकिन वो आया और जल्दी चला गया था। और हम तीनों का दूसरा प्लान ये था, मैं और कमल रावत और अर्जिता राय, उन तीनों का ये प्लान था कि उनके कमरे में जाए और खुद ही जाके दुष्कर्म वाली हालत बना के उन पर मतलब आरोप लगाए। और मैं स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि इन तीनों ने मेरे साथ कुछ भी गलत काम नहीं किया और ये मैं किसी के दबाव में आके नहीं गई, खुद में होश से हवास में गहरी हूँ। मालूम हो कि इस मामले में सियासत खूब देखने को मिली। कांग्रेस ने इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया और दुष्कर्म मामले में महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला पुलिस के पास पहुंची थी और उन्होंने दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की थी। तो कांग्रेस ने गिरफ्तारी की मांग उठाई थी और जिसके बाद अब वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं। वही अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने तो इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उत्तराखंड सरकार को ही घेर लिया। उन्होंने अंकिता भंडारी के मामले का जिक्र करते हुए कहा, अभी वो मामला भूले नहीं थे कि इस मामले ने उत्तराखंड की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। सिंह धामी की अपनी खुद की विधानसभा चंपावत में किशोरी से गैंग रेप होता है। भाजपा नेता के इसमें नाम शामिल है, 3 भाजपा नेता पे केस दर्ज। ये सुर्खियां बनी 5 मई की रात की घटना है। 5 मई को उत्तराखंड महिला कांग्रेस की मेरी अध्यक्ष और पूरी टीम 4-5 घंटे का सफर तय करके चंपावत पहुंचती है। परिवार से मिलने की कोशिश, पिता से, बच्ची से, लेकिन नाकाम रहते हैं। किसी को नहीं पता कि बच्ची और पिता कहां रख दिया गया है। और ये सुर्खियां अखबार में कि गैंग रेप हुआ है, ये पहली नजर में हमें बताया गया कि 10वीं में पढ़ने वाली बच्ची, नाबालिग बच्ची, इस हालत में ये बच्ची के रस्सी से बंधे हुए पांव हैं। ये तस्वीरें कहां से आई? ये सच्चाई है जिसे अब दबाया जा रहा है। सिर्फ पुष्कर सिंह धामी अपनी सरकार की छवि को बचाने के लिए अब एक षड्यंत्र रच रहे हैं और उल्टा इस नाबालिग 10 साल में 10वीं में पढ़ने वाली बच्ची, जिसके शरीर पे कपड़े नहीं थे, जिसके हाथ पे रस्सी से बंधे हुए थे, जिसे रात भर एक कमरे में बंद करके बाहर से रखा हुआ था। बच्ची ने फोन किया पिता को और तब सुबह पुलिस वहां पर पहुंचती है, दरवाजा खोलती है बाहर से, अंदर से बच्ची रस्सी से बंधी पाई जाती है, जिसके शरीर पर एक कपड़ा भी नहीं था। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे कांग्रेस की चाल करार देते हुए कहा, कांग्रेसियों के पास राज्य में कुछ बचा नहीं है, इसलिए वो ऐसे झूठे मुद्दे को हवा देते हैं। मैं इसमें केवल इतना ही कहना चाहूँगा
कि ये एक कोई पहला प्रकरण नहीं है, ऐसे कई सारे प्रकरण आ गए हैं जिसमें हमारे विपक्षी दल कांग्रेस के मित्रों को उनकी जमीन यहाँ गायब हो चुकी है। इसलिए वो हमारी बेटियों को, बहनों को, बच्चियों को आगे करके उनके नाम पर इतनी घिनौनी राजनीति कर रहे हैं, जिसे उत्तराखंड के लोग भली भांति देख रहे हैं। प्रदेश की सियासत में एक बार फिर ब्राह्मण राजनीति के केंद्र में आ चुका है। आजादी के बाद अब तक के करीब 75 सालों में प्रदेश को 21 मुख्यमंत्री मिले, जिनमें सबसे लंबे समय तक ब्राह्मण समाज के नेता सत्ता की कमान संभालते रहे। बावजूद इसके बीते 3 दशकों में ये समाज राजनीतिक दलों के लिए निर्णायक सत्ता स्तंभ से सिमटकर महज एक अहम वोट बैंक बनाता हुआ नजर आया। और इसी बदले हुए सियासी हालात के बीच समाजवादी पार्टी ने 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ब्राह्मण कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगे हुए हैं जो चर्चा का केंद्र बन चुके हैं। लखनऊ में महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें याद किया। राजधानी के हुसैनगंज चौराहे पर आयोजित कार्यक्रम में महाराणा प्रताप की यानी कि प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में विधायक पंकज सिंह भी शामिल हुए। महाराणा प्रताप के शौर्य, पराक्रम और राष्ट्रभक्ति को याद करते हुए उन्हें नमन किया गया। वक्ताओं ने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन संघर्ष, स्वाभिमान और मातृभूमि के प्रति समर्पण की प्रेरणा देता है। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति के नारों के बीच लोगों ने महाराणा प्रताप के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। वाराणसी के दालमंडी इलाके में आज एक बार फिर ध्वस्तीकरण की बड़ी कार्रवाई शुरू हुई। प्रशासन की टीम भारी पुलिस फोर्स की तैनाती और पैरा मिलिट्री फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। बताया तो ये जा रहा है कि सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत आज 43 मकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। दरअसल दाल मंडी की सक्रिय सड़क को 17.4 मीटर चौड़ा किया जाना है, जिससे इलाके में जाम की समस्या कम हो सके, आने जाने में लोगों को राहत मिले। प्रशासन के मुताबिक इस परियोजना के जद में कुल 187 भवन आ रहे हैं, जिनमें कई पुराने मकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान शामिल हैं। सबसे खास बात तो यह है कि सड़क चौड़ीकरण की इस कार्रवाई की जद में 6 मस्जिदें भी आ रही हैं। इसी को देखते हुए इलाके में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी लगातार निगरानी बनाए हुए हैं, जिससे किसी तरह की अफवाह या फिर तनाव की स्थिति पैदा न होने पाए। फिलहाल दालमंडी क्षेत्र में प्रशासन की मौजूदगी है और पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में रखा गया है।